चीज पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी। वोटिंग कम परेशानी ज्यादा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। सत्ता का महासंग्राम, गुजरात का रण, पहला चरण संपन्न है। लेकिन पहला जो चरण रहा जिसमें 19 जिले की 89 सीटें थी, इन 89 सीटों पर जिस तरह से मतदान का प्रतिशत सामने आया है वो कहीं ना कहीं से परेशान कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को। जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत 63% पर आया हुआ है, जो 2017 के मुकाबले 5% कम है। ये परिस्थिति क्या कह रही है, ये कम प्रतिशत क्या कह रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? राजनीतिक पंडित इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए प्रचार को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पहले चरण ने ही क्लियर कर दिया है कि 27 सालों का जो इतिहास है वो एक बार फिर से ऐतिहासिक रूप में सामने आने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा में ये कहते हुए सुनाई दिए कि इस बार रिकॉर्ड टूट गया है पहले चरण में ही। लेकिन जिस तरीके से पहले चरण का प्रतिशत सामने आया, 63% जो मत प्रतिशत सामने आया है, उसे देखने सुनने के बाद कांग्रेस दूसरी बातें कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि दरअसल यही तो है बदलाव। जिस तरह से प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी की बात लगातार कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनता ने दरअसल ये मत प्रतिशत देकर ही बता दिया है कि उनके मन में चल क्या रहा है। इस परिस्थिति को देखते और जानते समझते हुए दूसरे चरण की, जिसमें 93 सीटें हैं, उत्तर और मध्य गुजरात, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही प्रचार प्रसार को पूरी तरह से तीव्र और तीक्ष्ण करने में लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच ये प्रतिशत क्या वाकई पेशानी पर बल लाने वाला है? पहला चरण का रण क्या कहता है और पहले चरण के रण ने दूसरे चरण के लिए हवा किस तरफ कर दी है, इसे जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। सत्ता के महासंग्राम में कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं हमारी वो रिपोर्ट जो ये कह रही है कि वोटिंग कम परेशानी ज्यादा। गुजरात के चुनावी समर में पहले चरण के मतदान के आंकड़ों से राजनीतिक दलों के माथे पर बल पड़ने लगा है। गुरुवार को 19 जिलों की 89 सीटों के लिए हुए मतदान में 63.31% लोगों ने मतदान किया। ये आंकड़ा 2017 में हुए चुनाव से 5.20% कम रहा। इतना ही नहीं, इस बार 10 साल में सबसे कम वोटिंग हुई है। बीते चुनाव में 2012 की तुलना में करीब 4% कम वोटिंग से बीजेपी को इस रीजन में 15 सीटों का नुकसान हुआ था। इस रीजन में पाटीदार, ओबीसी और आदिवासी वोट निर्णायक माने जाते हैं। इन 89 सीटों में 32 पाटीदार बहुल और 16 आदिवासी बहुल सीटें हैं। सिर्फ 2 जिले नर्मदा और तापी में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 9 जिलों में वोटिंग प्रतिशत 50 से 60 के बीच रहा। ओवरऑल वोटिंग के पैटर्न को देखें तो पाटीदारों के इलाके में कम, लेकिन आदिवासियों के इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि 2017 के मुकाबले एक भी जिले में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। राजनीतिक पंडित अक्सर ये दावा करते दिखाई देते हैं कि शहरी इलाके बीजेपी का गढ़ रहे हैं, लेकिन शहरों में भी 11% वोटिंग घटी है। इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही आम आदमी पार्टी के आने से भी बीजेपी कांग्रेस की सीटें घट बढ़ सकती हैं। केवल ब्रिज हादसे के बाद चर्चा में आए मोरबी में 67.65% वोट पड़े हैं। यहाँ 2017 में 73.66% और 2012 में 74.9% वोटिंग हुई थी। जहां एक और पॉलिटिकल पंडित पहले चरण के आंकड़ों को डिकोड करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरे दौर के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। बीजेपी ने गुजरात में तूफानी प्रचार जारी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पहले चरण के चुनाव के दौरान भी दूसरे चरण के प्रचार के लिए रोड शो का भव्य दृश्य देश को दिखाया, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को भी यही कड़ी जारी रही। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को भी कनकराज, पाटन और सोजित्रा, साथ ही अहमदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह बेचराजी,
बीजापुर और गांधीनगर दक्षिण में रैलियां करते नजर आए। साथ ही वडोदरा में भव्य रोड शो भी किया। चुनावी प्रचार के एक आलाप के इतर पहले चरण के मतदान के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि वोटरों की संगदिली बीजेपी पर भारी पड़ती है या फिर कांग्रेस के जनाधार की ओर बढ़ती है। न्यूज डेस्क से हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। જેટલું કામ કરે ને એટલું એક બોટલમાં આવી જશે। હવે પાણીમાં મિક્સ કરીને છાંટી દો, તમારું કામ પૂરું। ખેડૂતોનું ભલું કરવાનું, ભ્રષ્ટાચાર જાય એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ। ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ વાળાને ખબર હતી કે ગામમાં 2-4 જણને હાચવી લે એટલે એમની દુકાન ચાલતી હતી। મોટા મોટા લોકોને હાચવી લે એટલે એમનું બધું ચાલતું હતું। અને પેલા મોટા લોકોએ નીચે બધાને કહી દે કે બધું કોઈ કરવાનું છે। હવે જમાનો બદલાઈ ગયો કે નહીં? કોંગ્રેસે એમાંય ભ્રષ્ટાચાર કર્યો ભાઈઓ, એમાંય ભ્રષ્ટાચાર કર્યો। દેવા નાબૂદીના નામે જેના ઘેર 2-2 ટ્રેક્ટર હોય ને એના દેવા નાબૂદ થાય અને પેલો નાનો વીઘું 2 વીઘું જમીનવાળો મારો નાનો ખેડૂત હોય એ બિચારો વલખા મારતો હોય, વ્યાજે પૈસા લઈ લઈને મરતો હોય। દીકરી પરણાવી હોય तो એને ખેતરો ગીરવે મૂકવા પડે ત્યારે માંડ દીકરી પરણાઈ શકે। આવા દિવસો કરી ગયા। हर चीज पर जीएसटी, अवश्य वस्तुओं के ऊपर ये जीएसटी डाल के इतना महंगा कर दिया, आज गरीब को जीना मुश्किल हो गया है। और आज बोल रहे हैं कि देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है भाई? यहां आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, और सिलेंडर पहले तो एक फ्री दिए जैसा करे, फोटो लगा लिए, सब जगह सिलेंडर दिखाए। एक सेंट्रल मिनिस्टर तो सिलेंडर रह के कहीं महंगा हो गए तो रोड पे बैठते थे, अब कोई दिख रहा ही नहीं। 500 का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गए। બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું ગરીબોના નામે, પણ આ દેશના અડધા લોકો, અડધી પ્રજા બેંકનો દરવાજો જ નહોતો જોયો। આવડું મોટું જૂઠાણું એમનું 3-3, 4-4 દાયકા ચાલ્યું। તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો એટલે બધું પોલ મેં બહાર પાડી દીધું। અને આ દેશના કરોડો લોકોના બેંકના ખાતા ખોલાયા। દુનિયાની કેટલાય દેશો। तो पहले चरण का रण खत्म, दूसरे चरण के लिए प्रचार को प्रचंड कर दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है। पहले चरण का चुनाव चल रहा था और उसी दिन जो मेगा रोड शो ब्रांड मोदी की तरफ से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ब्रांड मोदी को ही लेकर गुजरात में उतरी है, इसका कितना बड़ा असर हो रहा है दूसरे चरण में। पहला चरण किस तरफ हवा का रुख कर रहा है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारा पैनल जुड़ जाएगा। हमारे साथ जनमान्य पॉलिटिकल एक्सपर्ट जिगर दोशी जी सीधे गुजरात से जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे प्रवक्ता विमल सिंह जी, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, चलिए तीनों ही मेहमान मुझे दिखने लगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि दुबे जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए जिगर जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन लूंगी क्योंकि पॉलिटिकल बॉडीज को मैं मंच दूंगी तो आरोप प्रत्यारोप होना है, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपके नजरिए से देश के सामने रखना चाहते हैं। इस बार मत प्रतिशत 2017 की तुलना में कम हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। 2012 में हमने देखा था कि वोट परसेंटेज 2017 की तुलना में कम था, तो इसका कहीं ना कहीं से 2017 में 2012 की तुलना में वोट परसेंट कम था, 4% की अप्रॉक्सीमेटली कुछ कम था, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन क्या इस बार भी वो परिस्थिति बन रही है, या फिर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि पहले ही चरण में रिकॉर्ड बन चुका है, रिकॉर्ड टूट चुका है? व्हाट इज योर एनालिसिस सर? जिगर जी, जब भी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी जी,
देखिए, ट्रेडिशनली हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब भी मतदान का परसेंटेज कम होता है तो उसका सीधा फायदा शासक पक्ष को होता है। और इसका एक हम तर्क ये भी निकाल सकते हैं कि जनता को शायद जो कोई भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए हो उसके अनुरूप इतना ज्यादा उसमें बदलाव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सीधा इसलिए शायद जनता कम वोटिंग कर रही है और उनको ऐसा है कि जो चल रहा है वो सही है, उसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है। जब बम्पर वोटिंग होता है 70% 75% आसपास, तो जनरली बदलाव देखा जाता है। ये हमने ट्रेडिशनली देखा है। अब 8 तारीख को क्या निकलेगा रिजल्ट, वो हम 8 तारीख को ही देखेंगे, पर ये एक ट्रेंड रहा है। जहां तक बात है जो फर्स्ट फेज में पूरा इलेक्शन हुआ, जितना वोटिंग हुआ, तो वोटिंग के अंदर हमने देखा कि सौराष्ट्र के जिलों में काफी जो रूरल एरियाज है वहां पर वोटिंग ज्यादा है, दक्षिण गुजरात में भी ज्यादा है, और सौराष्ट्र के जो अर्बन सिटीज है वहां पे वोटिंग कम हुआ है। तो इसको अगर ओवरऑल एनालिसिस अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से स्टेटस को जैसी स्थिति अगर हम सोचे तो मेरे ख्याल से ये अभी मुझे दिख रहा है। और जहां तक थर्ड फोर्स का सवाल है या आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस का सवाल है, तो वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर बदलाव या ऐसी कोई बात होती तो शायद कांग्रेस के फेवर में ज्यादा वोट जाते और वो बदलाव हमें दक्षिण गुजरात का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी देखने को मिलता। पर मेरे ख्याल से आज की तारीख में ट्रेडिशनल फाइट कांग्रेस बनाम बीजेपी बनी हुई है, और वही हमने इसी जो वोटिंग परसेंटेज गुजरात में देखा फर्स्ट फेज में, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने अपने अपने मुद्दे लेकर खड़ी है। जी, लेकिन जिगर जी एक चीज़ जो थोड़ा सा और अगर गहराई से समझते हैं, आपने कहा कि जनरली ये होता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जो सत्तासीन पार्टी होती है उसे फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने 2012 का इसीलिए एग्जाम्पल दिया था कि 2012 और 2017 में एक अंतर था। 2017 में ये सौराष्ट्र के इलाके की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो हमने देखा था कि 4% वोटिंग कम हुई थी, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ गया था। 15 सीटों की गिरावट आ गई थी सीधे, तो कम परसेंटेज में तो नुकसान पहुंचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार भी तो देखें तो 5% का डिफरेंस है, 68% के अप्रोक्सीमेटली हुआ है इस बार, और पिछली बार 68% था, इस बार 63% के अप्रोक्स हुआ है। तो ये जो बड़ा अंतर है, क्या आपको लगता है कि इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपने जो बताया ना, उसमें सीटें कम हुई है, ये आकलन और ये जो तर्क है वो हम लोग काफी 3-4 दिनों से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग डिबेट्स में। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर कम हुई है, 99 सीट पर हुआ, पर उनका जो वोट शेयरिंग था वो 49% पहुंच गया, जो पिछले उसके अगले चुनाव में 47% आसपास था। तो जब वोट शेयरिंग बढ़ता है और वो सारे वोट्स 182 सीटों में डिवाइड होते हैं, तो जनरली सत्ता पक्ष को इतना नुकसान नहीं होता जितना विपक्ष को नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से यही चीज आज की तारीख में देखी जा रही है। अगर ये सब इसी तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है और सेकंड फेज में भी अगर यही सेम वोटिंग परसेंटेज रहता है, तो मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष को उसका जरूर फायदा होगा। अगर सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, जहां पर उत्तर गुजरात में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत रोचक और दिलचस्प पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। विमल जी, जिगर जी का एनालिसिस तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएगा जरूर, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि पहले चरण में ही रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए उन्होंने बोला इस बात को कि 2017 की बात की अगर बात करें तो 2017 में जब जो कल 89 सीटों पे विधानसभा सीटों पे जो चुनाव था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट परसेंट की बात करें तो 54% वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है मत मिला था। देखिए, जो दूसरा चरण का चुनाव है वो देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के घर में, अगर जिसको बोले कि भारतीय जनता पार्टी के गृह में जो है वो चुनाव होने जा रहा है। अहमदाबाद की सीट अगर हम करें या बड़ोदरा की सीट करें, वहां पे जो है चुनाव होने जा रहा है। तो अहमदाबाद जिले की अगर बात करें तो वहां पे जो है 21 विधानसभा सीटें हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव में जो है 21 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। वही बड़ोदरा की बात करूं तो बड़ोदरा में जो है 10 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि देखिए, कल जिस तरीके से वोट परसेंटेज हुआ है 63% से ज्यादा जो है कल का जो है मत जो है वहां के जो ईश्वर रूपी जो जनता है 89 विधानसभा की, उन्होंने वोट परसेंट किया। तो इससे आकलन हम नहीं लगा सकते हैं कि जो है किसको कितना वोट मिला है या किसको कितना घाटा मिलेगा। इससे हम आकलन नहीं लगा सकते। इसलिए लगा सकते हैं कि अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2014 की, अगर 2019 की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में भी वोट परसेंट का अंतर रहा था, लेकिन आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। ठीक है, लेकिन क्या दो चीजें आप मुझे समझा सकते हैं? फिर मैं शशि जी का भी पहला कमेंट लूंगी और फिर आप दोनों के लिए मंच खोल दूंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि
अहमदाबाद हो या वडोदरा हो, दूसरे चरण के रण की आपने बात की कि अब तो वो इलाके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे में विपक्ष कहता है कि अगर वो गढ़ रहे हैं तो फिर इतना लंबा चौड़ा रोड शो निकालने की क्या आवश्यकता थी? इतना ज्यादा लोगों के बीच में इन क्षेत्रों में फिर जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर ये गढ़ था तो इसमें मेहनत कम होती, बनस्पत उन इलाकों में ज्यादा मेहनत होती जहां पर आपको कम सीटें आई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ संशय है अभी। देखिए लावनी जी, मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस जो है लुप्त है, आम आदमी पार्टी सुस्त है और भारतीय जनता पार्टी तंदुरुस्त है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा था किस तरीके से 2000 मान लेती हूँ वो ठीक है, लेकिन ये तो कॉमन मैन भी सुनना चाहता है। ये कॉमन मैन का भी सवाल है। ये जानना चाहते हैं लोग कि आप अगर गढ़ में हैं और वो आपका अभेद किला है और उस गढ़ में ही अगर आपको जोर आजमाइश ज्यादा करनी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं से इसका मतलब अंडर करंट कहीं से कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। लावनी जी मुझे समय दीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो सुदर्शन न्यूज के ईश्वरूप जनता में देख रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जो है जाके ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। अब देखिए गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी जी साउथ में घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। और मैं दूसरी बात करूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हर जगह पे जाती है, ग्राउंड पे जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कोई भी नेतृत्व करता होता है या कोई भी कार्यकर्ता, दोनों की दूरी जो है सामान्य होती है। हम जो है एक एक लोगों के पास जाते हैं, चाहे हमारी योजना हो, चाहे हमारा जो भी हम स्कीम निकालते हैं, लोगों तक जाते हैं, लोगों तक बताते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अहमदाबाद की जो हमारी ईश्वरूप जो जनता है, जो आगामी चुनाव है 5 दिसंबर को, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। उसके लिए उन्होंने जो है अपने विकास के कार्यों को गिनवाने के लिए यानी संजीदगी के साथ जीते हुए क्षेत्र को भी शशि जी संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी लेती है। वो इलाके जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं, वहां पर भी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है और इसीलिए प्रचार प्रचंड होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाकर कि कहीं ना कहीं से पेशानी पर बल आ रहा है, अंडर करंट कांग्रेस का है। अब तो यहां तक कि आपके लीडर्स ये कह रहे हैं कि ना ए रहेगी ना बी रहेगी, इस बार सी पार्टी रहेगी और सी मतलब कांग्रेस होता है। शशि जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री सिंह साहब जी का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे आपने बताया कि ए बी सी, तो सी का अंडर करंट चल रहा है। जनता अब इनके सारे क्रियाकलापों को पहचान चुकी है। आपके चैनल के माध्यम पे मैं कई बार विमल जी बस 5 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। इस बार भी देखिए एक भव्य रोड शो दूसरे प्रचार के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल रखी है। आपने कल अहमदाबाद की सड़कों पर एक भव्य रोड शो देखा और इस वक्त एक और रोड शो की तस्वीरें हमारे बीच आ रही है। वही भव्यता वही दिव्यता नजर आ रही है इस रोड शो में भी। इन तस्वीरों के साथ ही तस्वीरें चलती रहे। और शशि जी आपका कमेंट प्लीज पूरा कीजिए। वैसे प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए कल खुली जीप में थे, आज अभी फिलहाल जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ अभी वो बंद जीप में है, अंदर से ही हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। शशि जी प्लीज कंप्लीट करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहे जाने वाले हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को ये 33 किलोमीटर सूरत में इन्होंने रोड शो किया है, 33 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, यानी अपने देश के इलेक्शन के दौरान में सबसे बड़ा रोड शो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं मानता हूं कि अगर जनता और आपके वोटर अगर आपके साथ हैं तो आपको इतना बड़ा रोड शो करने की क्या जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात इनका नेटिव प्लेस और गुजरात में आकर इनको इतना बड़ा रोड शो करने का या इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी। जब मतदाता कॉन्फिडेंस है इनका कि मतदाता इनके साथ हैं तो नहीं करना चाहिए। इनको कहीं कहीं भय है कि नहीं कहीं न कहीं मतदाता हमसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा चल रहा है इस समय देश में स्टेट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, शशि जी हॉस्पिटल का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनको ये रैली करने की क्या जरूरत थी, तो फिर लोग ये पूछते हैं ना कि फिर भारत जोड़ो यात्रा करने की 2024 से पहले क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कई बार ऐसे मुद्दों की बात हुई है जो चुनाव 2024 के लिए आधार तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। ना
कौन कहता है? भारत जोड़ो यात्रा हम एक सामाजिक तौर पर कर रहे हैं। खुद के अशोक गहलोत साहब कहते हैं, आपके खुद के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, नहीं, कांग्रेस के सुनाई देते हैं, आपके दिग्विजय सिंह कहते हुए सुनाई देते हैं कि जब ये यात्रा इधर चल रही है, हवा का रुख गुजरात की तरफ बह रहा है, हवा का रुख गांधीनगर की तरफ बह रहा है, आपके खुद के नेता कहते हैं साहब, ये हम नहीं कहते, आपके खुद के नेता। नहीं, हमारे नेता नहीं करते। कौन कहता है हमारे नेता करते हैं? कौन से मीडिया में? आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, कौन सी मीडिया, कौन सा चैनल उसको दिखाता है? बताइए ना। चैनल वाले दिखाने के लिए उनके प्रोग्राम को तैयार नहीं है, तो आप किस बेस पे कहते हैं हमारे नेताओं ने ऐसा कहा कि आज हमारे नेताओं ने, अशोक गहलोत जी ने, या आपने नाम बताया, पायलट जी का नाम बताया, कहा उन्होंने कहा है? नहीं दिखाते, आप देखना नहीं चाहते हैं, आप वही देखना चाहते हैं जो आपको सहूलियत लगती है। जिगर जी से क्या कनेक्शन हमारा टूट गया? आप लोग मेहनत करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि आप पता चल जाता है कि आप कितना चैनल पर ध्यान देते हैं, आप कितना अपने नेताओं के बयानों पर ध्यान देते हैं, आप कितना भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान देते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होता तो चैनल पर उंगली उठाने से पहले अपने नेताओं के बयानों को भी सुन लिया होता। जिगर दोषी जी, मैंने जितने भी बयान गिनवाए हैं, ये बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए हैं। मैंने उंगली नहीं उठाया, बल्कि आपको यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जितना जो कार्यक्रम है उसको पूरा कवरेज करके आपके मीडिया, आप लोग करते हैं मेहनत, नो डाउट, आप लोग जाते हैं फील्ड में मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे कवरेज को आपके मालिक द्वारा दबा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने आपको आमंत्रण नहीं दिया है, और दूसरी बात, आप हमारे चैनल या चेयरपर्सन पर कोई भी उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए हर उस मुद्दे को, हर उस खबर को जगह देते हैं जो देश को जाननी और समझनी जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा पर मैं आपको खुद चुनौती देती हूँ कि हमने एक नहीं बल्कि 20 डिबेट्स किए हैं, एक बार नहीं बल्कि अपने न्यूज टाइम में कम से कम 5 घंटे से ज्यादा का समय, जब शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की, मैं आपको चुनौती देती हूं कि हमने उसे टाइम दिया। लेकिन आपके साथ अफसोस यह है कि आप लोग सेलेक्टिव हैं। आप जब फंसते हैं तो फिर या तो आप चैनल को कहेंगे, एंकर को कहेंगे, चैनल मालिक को कहेंगे, क्योंकि आप लोग के पास जवाब नहीं होता। बहरहाल जिगर दोषी जी, बातें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से निकल कर आई थी, ये कहा जा रहा था, इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर जाना पड़ गया था। राहुल गांधी जी को गुजरात गए थे और खुद के उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि हवा का रुख देखिए उधर की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। जिगर जी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक दो बात बिल्कुल साफ स्पष्ट है। कांग्रेस की जो रणनीति है वो आज की तारीख में बिल्कुल लोकल लेवल के यहाँ के जो स्थानीय नेता है उसी के ऊपर केंद्रित है। और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी को सिर्फ मेरे ख्याल से एक बार ही उन्होंने बुलाया है, जहाँ पर 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर उन्होंने यात्रा की, सभा की जो किया और प्रचार प्रसार का काम किया। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अलग ही बात है। दोनों जो यात्रा है, यहाँ का जो पूरा माहौल है या फिर कांग्रेस उसमें कितनी सक्रिय है, यहाँ पर उनके स्थानीय नेता जरूर सक्रिय है, ये वो बात में कोई दो राय नहीं है, तो वो बात बिल्कुल फैक्ट है। पर जहां तक उनकी केंद्रीय नेतागिरी की बात है, तो केंद्रीय नेतागिरी उनकी बिल्कुल सक्रिय नहीं है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हमेशा भुगतना पड़ता है। वो हमेशा हम देखते हैं, क्योंकि लोग जरूर कुछ ट्राइबल इलाके हैं, कुछ सौराष्ट्र के जोन है जहां पर लोग ट्राइबल इलाके में तो खास करके कांग्रेस की जो शीर्षस्थ जो नेतागिरी है उनको देखना सुनना पसंद करते। तो मेरे ख्याल से वो कांग्रेस का बहुत एक मिसिंग पार्ट है, तो जो उन्होंने ये करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अदरवाइज बाकी जहां तक जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि एक मिसिंग पार्ट रह गया जहां पर कांग्रेस को बल देना चाहिए था। लेकिन विमल जी, इसी पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाते हुए आपसे प्रश्न करूंगी कि हमने देखा कि पिछली बार जिन इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्हीं इलाकों में आप लोगों ने जोर आजमाइश के लिए गुजरात गौरव यात्रा निकाली। आदिवासी बहुल जो क्षेत्र थे, पाटीदारों को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए, जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए। लेकिन पहले चरण में हमने ये जरूर देखा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हुई है वोटिंग ठीक ठाक, पाटीदार बहुल इलाकों में उतनी ज्यादा नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी थोड़ी नाराजगी है और उसको कहीं न कहीं से जो एक लॉस होगा उसे वहन करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए लावनी जी, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की जो जनता है उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा मत दिया है। और आपके माध्यम से कल हमें पता चला था कि आपके जो रिपोर्टर थे, वो जो ग्राउंड लेवल के वोटर थे, उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे आपने किसको वोट दिया। उन्होंने कहा कि जो है विकास को वोट दिया और हम जो है मोदी जी के कार्यों से, माननीय भूपेंद्र सिंह पटेल जी के कार्यों से काफी प्रसन्न है और गुजरात में काफी विकास हो रहा है, तो उस विकास को देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए
जहां पे कांग्रेस पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, जहां पे कांग्रेस को जो सीटें मिली थी, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा जो है, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं या हमारे गृह मंत्री जी की बात करूं या हमारे पार्टी के जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और हमारे जो है भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने काफी जो है मेहनत किया है और लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। और आप हमारी जो भी योजना, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं योजनाओं को तो शशि जी कह रहे हैं विफल है, इस बार विफल है वो सारी चीजें। शशि जी देखिए 8 तारीख तो ज्यादा दूर तो है नहीं शशि जी, 8 तारीख तो कहना है। जी 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ कि सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की आती हैं, इनके सरकार द्वारा 27 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, इनकी सारी योजनाएं विफल हैं, इनकी या एक भी योजनाएं सफल नहीं है। इन्होंने अग्निवीरों को पैदा कर दिया, ये इनकी सरकार में हुआ। इन्होंने आज तक किसी को नौकरी नहीं दी। इनकी सरकार में बार बार पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। इनकी सरकार में आप बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कोविड के समय क्या हुआ, दवाएं उपलब्ध नहीं थी, लोग मरते रहे। आज तक इनके सरकार का रिकॉर्ड नहीं है, कितने लोग मरे हैं सूरत में, कितने लोग नहीं मरे हैं, इसका इनके पास रिकॉर्ड नहीं। कितने लोग यहाँ से जो परप्रांतीय थे अपने गाँव में अपने माता पिता को मिलने पग यात्रा में निकल गए, रास्ते में एक्सपायर हो गए, जिनका आज तक पता ठिकाना नहीं लगा, वो कहां मर गए, कैसे मर गए, उनका खाली कहना होता है। विकास की बात करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है जिगर जी, इतना जरूर समझ में आ रहा है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार ये सफेदी जनाधार के माध्यम पर, के आधार पर, जनादेश के आधार पर सफेदी किसकी ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी? पहले चरण से क्या लगता है आपको, पहले चरण का कोई इंपैक्ट दूसरे चरण पर पड़ने वाला है? जल्दी से जिगर जी, लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले चरण का जो इम्पैक्ट होगा वोटिंग का, वो दूसरे चरण पर नहीं देखा जाएगा, ऐसा अभी मैं देख रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह जो क्षेत्र है उनका जो सोच विचार कर वोट करने का तरीका वो बिल्कुल अलग अलग है। भले गुजरात के ही प्रदेश है, पर फिर भी ये वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा 4-5% कम दिखा है सौराष्ट्र के इलाकों में खास करके, तो मेरे ख्याल से वो जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब ये है कि बीजेपी को जो अपनी जो सीट्स है वो मेंटेन करने में इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और कांग्रेस की सीटों में शायद कहीं आम आदमी पार्टी ने जहां जो जगह पे प्रचार प्रसार किया उसमें अगर कोई कटौती हो गई तो वो उनके लिए सीट थोड़ी बहुत संभालने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो वोटिंग कम परेशानी ज्यादा, इस तरह से मान लेना चाहिए कि कांग्रेस को थोड़ा सोचने की जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जरूर दूसरे चरण के लिए दम लगा रही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सत्ता का महासंग्राम में हम निरंतर आप लोगों से मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो वोटिंग जिस तरीके से कम हुई है, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज है उसको अगर आधार बनाया जाता है तो दूसरी तरफ दूसरे चरण में कुछ ऐसे इलाके हैं, खासतौर से अगर हम मध्य गुजरात की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक दबदबा रहा है, वहां से अगर इधर से पहले चरण में कुछ माइनस होता है तो उसे कंप्लीट फुलफिल कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देखिए अंडर करंट है, कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी कह रही है बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ये क्या परिवर्तन कांग्रेस को डेंट लगाकर होगा? इन सब पर नजर बनी रहेगी। सत्ता का महासंग्राम ही चलता रहेगा हर रोज 6 बजे, जुड़िएगा जरूर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। हर चीज पर जीएसटी, हर चीज पर जीएसटी, हर